ये टॉपिक दिया गया। मैम, जो वीडियोस आपने भेजी हैं आज उस पे तो एक्सेस नहीं आ रही है, तो वो एक्सेस भी अलाउ कर दें। अच्छा, ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ। एक्सेस एक्सेस दी हुई होती है, उसको थोड़ा सा ना आप अपनी ईमेल, आप एक ही ईमेल से ना कनेक्ट किया करें, क्योंकि आपको सिर्फ वही क्लास की कनेक्टिविटी दी जाती है। लाइक अगर आपने अपने मोबाइल पे 2 ईमेल्स से लॉगिन है, तो आपको उसी ईमेल से एक्सेस होने की जरूरत है जिससे आपने गूगल क्लासरूम में एंट्री की थी। अच्छा, बस फिर यही इशू होगा। मैंने वैसे ऑन दूसरा जीमेल अकाउंट से किया था। ठीक इसलिए ठीक। आपको मसला आ रहा है, फिर वो कोडिंग का इशू होता है। तो बाकी उसी ईमेल से किया करें, क्योंकि ये आप लोग एक ही ईमेल रखें जिसके ऊपर आपका फाइवर का अकाउंट हो, जिसके ऊपर आपके तमाम अकाउंट्स हों, और उसको आप लैपटॉप और मोबाइल पे यूज कर सके, क्योंकि आपका फाइवर का अकाउंट आपके मोबाइल पे भी चलेगा। तो उस इसलिए अपने मोबाइल में जिन्होंने फाइवर के अकाउंट्स किए हैं, उनको भी पता होगा कि भाई कनेक्ट विद सिर्फ गूगल करने से आपको पूरा आपकी वहां पे प्रोफाइल नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। जी, हमने कल जो है वो जी कंटेंट ठीक है राइटिंग मैम। में कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने क्रिएट कंटेंट क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव कंटेंट क्या होता है, इनकी कुछ टाइप्स थी, और ब्लॉग पोस्ट, एसईओ, इन सब का ओवरव्यू था। लेकिन कल हमने सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक के छोटे से पोर्शन को कवर किया था, दैट इज एकेडमिक राइटिंग, कि हम किस तरीके से रिपोर्ट लिख सकते हैं। और रिपोर्ट जो है वो आपकी किसी ना किसी टॉपिक पे हो सकती है। उसको आप रिसर्च पेपर कह लें, अगर उसको आपने एक फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको अब एब्स्ट्रैक्ट दिया है, एक बच्चे की मुझे मैसेज आया कि भाई हम एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पूरा पेपर करने के बाद लिखते होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आपका एक बार नहीं लिखा जाता। एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिखते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली इट्स योर ओवरव्यू ऑफ होल टॉपिक। तो पहले आपने एक बार एब्स्ट्रैक्ट आप बिफोर टाइपिंग और बिफोर राइटिंग पूरा आपने जो लिखना है, जिसमें बॉडी आ जाती है, जिसमें आपकी अदर हेडिंग्स आ जाती हैं, तमाम कंक्लूजन, समरी, एक बार उससे पहले लिखना होता है, क्योंकि वो आपने अपने माइंड में एक आइडिया बना लेते हैं, जिसे कहते हैं हम प्लानिंग। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट के मुताबिक ही हम फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ हमारी मेथोडोलॉजीज चेंज हो जाती हैं, समटाइम हमारे रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे होते। तो जिसकी वजह से हमें फिर, जब हम पूरा एक बार लिख लेते हैं, तो एट द एंड हम फिर एक बार एब्स्ट्रैक्ट को दोबारा से एडिट करते हैं। इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट 2 बार लिखा जाता है, बिफोर राइटिंग होल टॉपिक और आफ्टर राइटिंग होल सिनेरियो, होल रिपोर्ट, होल रिसर्च पेपर, थीसिस। अब आपको जो मैंने दिया है कल का टॉपिक, एक्चुअली इट्स होल सिनेरियो ऑफ एनीथिंग डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इसमें आपका आर्ग्यूमेंट का बनता नहीं है, इसमें आपकी रिसर्च बेस्ड होती है। इसीलिए जैसे मैंने आपको जो टॉपिक कल असाइन किए हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वालों को असाइन किए थे, उनके मुताबिक के आईओटी और मशीन लर्निंग के थ्रू करें। उसके बाद जो कि लाइफ साइंसेस थे, उन्हें मैंने उनके मुताबिक टॉपिक दिया कि सैलिनिटी इफेक्ट क्या हो सकता है। उसके बाद आपको जो जैसे कि गजाला को मैंने दिया था कि आप साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो एजुकेशन पे उनका क्या उनकी थ्योरीज का क्या होता है। तो इसमें लिखने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइंस आपको इसकी इंट्रोडक्शन, जो पहली 3 लाइनें हैं एब्स्ट्रैक्ट की, वो आपकी आ जानी थी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में एक्चुअली आता क्या है। इंट्रोडक्शन में अगर हम टॉपिक देख लें कि आईओटी का या फिर मशीन लर्निंग का, तो उसमें जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, असाइन किया टॉपिक है, आपने सेम एज इट इज, मैंने आपको कल गूगल स्कॉलर से किस तरीके से आप आइडिया लेते हैं, किस तरीके से आप सर्चिंग करते हैं, क्योंकि एकेडमिक का हम कभी भी आम गूगल पे नहीं सर्च करते, ना विकिपीडिया पे सर्च करते हैं, बल्कि हम इसको सर्च करने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं गूगल स्कॉलर, उसे हम सर्च करते हैं उस पे ही, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है, वो रिसर्चर ने उसके ऊपर रिसर्च की होती है, तो वो साइटेड होता है।
वो साइटेशन वाला जो है आपका काम नेक्स्ट है। अभी आपको सिर्फ साइट नहीं करना, अभी सिर्फ एज इट इज आपको इंफॉर्मेशन गेट करनी है, और इस इंफॉर्मेशन को आपने किस तरीके से सेट करना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जैसे कि स्टडी ऑफ सॉइल थ्रू आईओटी एंड मशीन लर्निंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐप थ्रू एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये आपको आपकी ही निश के मुताबिक इसलिए दिए गए कि शुरुआत आपको अपने से करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट, आपको जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में ज्यादा मालूमात है, रेदर देन के आप अगर जर्नल में आपको टॉपिक देती, इसीलिए आपको टॉपिक ये दिए गए हैं। अच्छा, हमने कल कंटेंट राइटिंग का ये पढ़ा था कि कंटेंट राइटिंग जैसी मर्जी हो, उसमें हम सबसे पहले प्लानिंग से लेके चलते हैं। प्लानिंग में हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च करने के बाद प्लानिंग, प्लानिंग एब्स्ट्रैक्ट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, कि वो हमें आगे हमें रोड मैप दे रहा होता है कि हमने इन इन जो है वो पॉइंट से गुजरता हुआ अपनी मंजिल, अपना लास्ट रिजल्ट और कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो हम लिख रहे होते हैं एक्चुअली वो बाद में एडिट होता है उस मुताबिक कि जो हमारी स्टडी रही हुई हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कोई रिसर्च स्टडी करनी नहीं है, कोई मेथोडोलॉजीज नहीं करने, लेकिन जो लोगों की हुई हुई है उनको किस तरीके से लिखना है वो। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि हमें जो कोई काम देगा तो वो कैसे देगा, अपने क्या वो मेथड्स देगा हमें। एक एक तरह का काम ये होता है जो दो तरह से आप लोगों को इसमें काम मिल सकता है कि आपको एक बंदा अपनी फाइल्स तो दे दे कि भाई ये मेरी रिसर्च की मेथोडोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ये मैंने रिजल्ट, इसके ये रिजल्ट्स हैं, आप उसमें से खुद ब खुद ग्राफ और वगैरह चीजें बना लें, वो मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। दूसरी बात, वो आपको कहते हैं कि आपने क्या करना है, खुद से करना है, उसमें भी एक तरीका होता है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो आपका मेन इशू है वो हमने जिन चैप्टर्स पे जिन जो मेन थिंग्स हैं, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो गया, समरी हो गया, बैकग्राउंड स्टडी हो गया, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, और कंक्लूजन हो गया। हमने इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो जो चैप्टर्स हैं वो आपके इतने जो आपके करने वाले ज्यादातर नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनको एक टिप और ट्रिक से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ये याद रखिएगा कभी भी कि कंटेंट राइटिंग नॉट ओनली ब्लॉग, सिर्फ ब्लॉग राइटिंग नहीं होती या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट कि आपके सामने जो स्लाइड नजर आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड अदर स्टफ आपको जो नजर आ रहा है, ये सारा क्या है, इट इज कंटेंट। अब इसको किसी रूल के हिसाब से लिखना, अब एकेडेमिया के अलग रूल्स हैं, टेक्निकल राइटिंग के अलग रूल्स हैं, उसके बाद आपके जो ब्लॉगिंग के हैं वो अलग रूल्स हैं, उसके बाद जो आपका कॉपी राइटिंग है ये इसके अलग रूल्स हैं। अब हर राइटिंग को उसकी रूल्स और रेगुलेशन के अंदर लिखना उसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग हम कहते हैं जब हमने कोई खास किस्म का कॉपी राइटिंग जब सेल करनी होती है तो उसमें यूनिक कंटेंट लिखते हैं जो किसी के साथ ना मैच करता हो, क्योंकि हमने उसको एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए यूज करना होता है, तब हम उसे लिखते हैं कि ये कंटेंट राइटिंग की टाइप में आएगा। अब ये कुछ कंटेंट राइटिंग की टाइप है जिसमें एकेडेमिया, ब्लॉग, टेक्निकल, ये इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, इट्स कमिंग इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर इसकी आती है। ठीक है, आपने पोस्ट की किस तरीके से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, देखें जो आपकी पोस्ट बनाएगा ना वो होगा ग्राफिक डिजाइनर, और उससे आपने जब पोस्ट बनवानी होती है आप उसको सारा कंटेंट देते हैं, तो वो कंटेंट कौन लिख के देता है, वो कंटेंट कंटेंट राइटर देता है। जबकि उसको डिजाइनिंग करने वाला, अगर मैं इसी स्लाइड की बात करूं तो ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये एक कंटेंट राइटर का काम है, जबकि जो इस पे डिजाइनिंग है विद द हेल्प ऑफ शेप्स और ग्राफिक्स, ठीक है, वो क्या है, ग्राफिक डिजाइनर वाले का काम है। तो ये चीजें बढ़ जाती हैं जब आप फिर कैटेगोरिकली काम करते हैं। उसके बाद एकेडेमिया में आप लोग एसेज लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, और समहाउ जर्नल बुक्स, और ये चीजें अलग अलग चैप्टर्स भी लिखे जाते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन के चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू आर्टिकल किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सारा काम गूगल स्कॉलर से होता है।
ये कुछ टाइप्स हैं एकेडेमिया की, जिसमें ऐसे इनके ऊपर हमने कल पूरी डिटेल चीज में बात की कि ऐसे किस तरीके से हो सकता है। और रिसर्च पेपर का के बारे में बात की थी। रिसर्च पेपर जो आपके फाइबर से आते हैं क्लाइंट, उनका ये होता है कि वो आपको अपनी स्टडीज दे देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर आपने प्लेजराइज फ्री रिसर्च पेपर लिखना है, और ये काम होता है। इन सब की चीजें एक ही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ समटाइम नंबर ऑफ वर्ड्स का डिफरेंस आ जाता है। समटाइम जो है वो इनका टाइप ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट आ जाती है। लाइक अगर मैं बात करूँ रिसर्च पेपर और थीसिस की, तो थीसिस जो है उसमें आपके तकरीबन 80 पेजेस आते हैं। ठीक है, ये एक बीएस का या मास्टर लेवल का हो सकता है थीसिस। जबकि जो रिसर्च पेपर है, इट में कंटेन ओनली 10 पेजेस ऑफ योर वर्ड, और उसमें भी आपके जो है रेफरेंसेस आ जाते हैं, उसमें आपके जो ग्राफ्स आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं। तो जैसे कि अगर थीसिस की बात की जाए, तो थीसिस का इंट्रोडक्शन जो है वो 2.5 से 3 पेजेस का इंट्रोडक्शन होता है। जबकि रिसर्च पेपर में सिर्फ 1.5 पेज का होता है, या फिर आपका तकरीबन आधे पेज का भी कहीं पे एक्सेप्ट किया जाता है, जहाँ पे हर जर्नल की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इतना इसके बारे में लिखना है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल। अब जब आपने थीसिस करना होता है, उसके पहले आपने जो सुपरवाइजर हैं या फिर आपने जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है। अब रिसर्च प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ 5 पेजेस का होता है। ये देखें कि चीजें वही हैं, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। रिसर्च प्रपोजल में हम विल का यूज करते हैं कि मैं ये काम करूंगी, या आपको लोगों के लिए भी बता रही हूँ, जब आपने किसी का काम भी करना है, जैसे कि हम रिसर्च प्रपोजल्स लिखते हैं, तो उसमें हमने बताना होता है कि मैं ये मेथड करने के बाद ये चीज करूँ। ठीक है, ये हो गया आपका रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद आ जाता है आपका थीसिस। ये स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ। थीसिस आप 80 पेजेस का लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल 5 पेजेस का, थीसिस 80 पेजेस का, रिसर्च पेपर 10 to 20 पेजेस का, और रिसर्च पेपर जो है वो थीसिस के बाद आता है। अब ये तीनों चीजें जो हैं वो एक एकेडेमिया से रिलेट कर रही हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मोस्टली जो लोगों ने पहले स्टडी की होती हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट को उठा के हमने अपनी लैंग्वेज में सिर्फ बयान करना होता है और उनको साइट करना होता है। ये है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्यों लिखवाया जाता है कि जैसे कि को आपको एक काम मैंने दिया है, चाहे वो आईओटी या मशीन लर्निंग का दिया है या फिर सैलिनिटी इफेक्ट दिया है, तो इस टॉपिक के ऊपर या इस चीज के ऊपर अब तक कि जितनी स्टडी हुई है पिछले 10 साल में, आपने उसके पेपर लिखने हैं। तो उसको किस तरीके से सर्च किया जाता है वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। फिर उसके बाद लैब रिपोर्ट्स आ जाती हैं। लैब रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इजी भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी हो सकती हैं। लाइक जिसमें ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें आपको वो सारी लैब रिपोर्ट्स भी हमने लिखी हुई हैं, जिसमें जो कि एक बार आया था कि एक एनिमल कॉकरोचेस की उन्होंने तमाम डायसेक्शंस की तस्वीरें जो है वो शेयर कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में लिखना था। ठीक है, डायसेक्शन के इस वो सारा आपको इंटरनेट से मिल जाता है। एक्चुअली द थिंग इज कि इंटरनेट पे सर्चिंग आपकी हाई होनी चाहिए, अदरवाइज जो कंटेंट राइटिंग है वो हर कोई भी कर सकता है इस हवाले से, और हर कोई नहीं भी कर सकता। ये मैं बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आपने अपने जहन से कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। जो पहले से मटेरियल पड़ा हुआ है उसको प्लेजराइज फ्री करना है। उसको किस यूनिक क्यों कहा जाता है, प्लेजरिज्म क्यों कहा जाता है? आपने चाहे अपना रिसर्च पेपर भी लिखें, आप कौन सा कोई अब 80 पेजेस का कौन खुद से लिख सकता है? कोई भी खुद से नहीं लिख सकता। हर चीज जो है आपको दूसरों को कोट करना पड़ता है कि इस साइंटिस्ट ने इतने ईयर में ये वाली स्टडी की थी और इसका ये वाला काम है। ठीक है, इस तरीके से होता है जो कि आपकी एकेडेमिया में होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें बात आती है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो करने हैं। जैसे कि मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि हमने ये सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक आपने कि किस तरीके से बनाना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम अपनी ही बात को नेक्स्ट इससे रिलेट कर रहे हैं
कि ये है रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है तो उस ओवरऑल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने किस तरीके से लिखना है, मीन्स कि आपकी जो अगर ओवरऑल मैं देखूं एक थीसिस या फिर रिसर्च प्रपोजल, तो उसमें हर चीज में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जरूरी एडिट होगा। बाकी जो चीजें हैं वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं। लाइक अगर आपका क्लाइंट जो है उसने कहा है कि मुझे मेथोडोलॉजी और रिजल्ट्स नहीं चाहिए, आई ओनली नीड अ डिस्क्रिप्टिव थिंग, मुझे सिर्फ और सिर्फ जब आ जाता है ना व्हाट को आंसर करना कि ये क्या है, तब आपका काम सिर्फ होता है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना। जब आ जाता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये तमाम डब्ल्यूज को 5 डब्ल्यूज को फुलफिल करना होता है, तब आपका आ जाता है कि आपने उसमें मेथोडोलॉजी भी लिखनी है, आपने रिजल्ट्स भी लिखने हैं, आपने इस तरीके से करना है, मीन्स के उसकी तमाम हेडिंग्स बनेगी। तो अब ये जो है ये लॉजिकल ऑर्डर में, ये नहीं कर सकते कि आप सबसे पहले जो है वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं होगा आप कंक्लूजन दे दें या सबसे पहले मेथोडोलॉजी कर दें। ये फॉलो रूल करें कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका बैकग्राउंड स्टडी और लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स और कंक्लूजन, इस तरीके से आएंगे। और पैराग्राफ में मैंने कल पूरा इसको डिटेल में आपको बताया था, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे इसको जो है दोबारा बताने की जरूरत है। बस ये बता देती हूँ कि पैराग्राफ और सेंटेंस में ट्रांजिशन होनी चाहिए। एक पैराग्राफ अगर एक चीज को बयान कर रहा है तो दूसरा पैराग्राफ जहां से पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है नेक्स्ट वहीं से शुरू हो और उसमें न्यू आइडिया हो। जैसे कल हमने एक चीज को डिस्कस किया था कि अगर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस का सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या हो सकता है आपका, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, इनका सोर्स है। अब मैं पहले पैराग्राफ में अगर सोर्स ऑफ हाइड्रो वाटर लिख रही हूँ, तो नेक्स्ट जो है वो मैं उसमें लास्ट लाइन पे मैं एक ट्रांजिशन पैदा करने के लिए कि नेक्स्ट के मेरा पैराग्राफ जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सोर्स होगा, तो उससे रिलेट करने के लिए मैं जो इसका कंक्लूडिंग लाइन होती है, हर पैराग्राफ की एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, एक कंक्लूडिंग लाइन होती है, और कंक्लूडिंग लाइन में फिर आप उसको नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेट कर रहे होते हैं। लाइक मैंने उसको बताया कि भाई ये जो पानी है इसका सोर्स जमीन है और ये जाइलम के थ्रू इस तरीके से अंदर जा रहा है और तमाम जो बाकी एरियल पार्ट्स हैं उसके अंदर इसको प्रोवाइड कर रहा है वाटर। तो इसका द नेक्स्ट सोर्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैराग्राफ को, फिर पैराग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड वाले को उसका क्या सोर्स है उसके अंदर सारा कुछ लिख दिया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लाइन में उसकी लिखूंगी कि अगर इसके प्रोडक्ट्स या फिर ये किसकी हेल्प से ले रहा है, तो वो क्लोरोफिल की हेल्प से ले रहा है, तो मेरा जो कंक्लूडिंग लाइन होगी दैट विल शो द ट्रांजिशन बिटवीन अपर एंड लोअर पैराग्राफ, कि आपको पैराग्राफ के दरमियान जो है वो आपकी एक कनेक्शन पैदा करना है, ताकि ये ना लगे कि किसी का सर और किसी का पैर जोड़ दिया है, ये जरूरी होता है। इसी तरीके से सेंटेंस में आपको, जैसे कहानी में आपने ट्रांजिशन लेके आनी होती है, आप कभी भी कहानी के शुरू, आपने देखा है कि कहानी में एक जो लाइन है, एक सेंटेंस है, वो दूसरे लाइन के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो रहा होता है। कि अगर आप कोई भी कहानी सुनते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाता कि भाई जैसे हमने कल कब्जे की कहानी जो थी वो डिस्कस की थी कि वो पूरा एक सीक्वेंस से आती है, ये नहीं आता कि पहले जो है वो गड़ा पड़ा हुआ था और उसको फिर कौवा आया और उसने देखा, और इस तरीके से कि उन जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी ट्रांजिशन पैदा करने के लिए आपको एक फ्लो देना पड़ता है। ये नहीं कि मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुरू में लिख दूं कि एक प्यासा कौवा था और उसके बाद दरमियान वाली कुछ लाइंस छोड़ के ये नहीं बताना कि वो इधर उधर उड़ रहा था, उसने कि किसी बाग में गया, ये वाला बताने के लिए एक घड़ा देखा, ठीक है, उसमें पत्थर डाले और वो पानी पी लिया। इट विल शो के जो दरमियान के ये जो दरमियान की कहानी आपने स्किप की है, इससे जो है वो अगले बंदे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इंटरेस्ट खत्म नहीं करना, ट्रांजिशन रहने देनी है, कनेक्शन रहने देना है, फ्लो रहने देना है। और आपके सेंटेंस ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, तकरीबन 1.5 लाइन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना रीडेबिलिटी बहुत लो हो जाती है। क्योंकि जब आप टर्निटिन पे चेक करते हैं तो टर्निटिन वहां पे रीडेबिलिटी शो करता है। रीडेबिलिटी जो गूगल कहता है वो तो कहता है कि आप 5 ईयर के बच्चे को आपकी समझ आनी चाहिए, लेकिन ये हम तब करते हैं जब हमने, अब आपका जो नेक्स्ट आपका इसको पढ़ने वाला है वो अनपढ़ नहीं है, ठीक है, आपका ये पढ़ने वाला या तो कोई प्रोफेसर है या कोई रिसर्चर है या कोई स्कॉलर है,
या कोई स्टूडेंट है, ये इसको पढ़ने वाला कोई आम लाइफ से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसकी आपकी जो लैंग्वेज है इट मस्ट बी टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब ये कि मैं अगर कहूँ कि जो है वो हार्ट डिजीजेस की बजाय आप कार्डियक इस्तेमाल करें, ये टेक्निकल वर्ड इसमें यूज होने चाहिए रेदर देन कि हम आम वर्ड यूज करें। बिकॉज ये जो आपका एक कंटेंट है, ये आपकी जो राइटिंग है, इसका जो एंड यूजर है, इसको पढ़ने वाला, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी है। इट मे बी अ PhD स्कॉलर, इट मे बी अ प्रोफेसर, इट मे बी अ स्टूडेंट और स्कॉलर। तो उन्होंने ये पहले इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है, दे वांट टू गेट नॉलेज फ्रॉम देयर। और अगर आप अपनी आम जुबान में इसमें चीजों को जो है वो राइट करेंगे, तो वो आपका एक फ्लो नहीं बनेगा, टेक्नैलिटी शो नहीं होगी। तो आपको अपनी, जैसे कि जिस जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको जार्गन्स यूज करने चाहिए, वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ये आम अल्फाज इसमें जो है वो इतने ज्यादा भी नहीं यूज करने, इतने कम भी नहीं यूज करने, लेकिन इतनी हाई इंग्लिश भी नहीं होनी चाहिए, इतनी लो इंग्लिश भी नहीं होनी चाहिए। और गूगल स्कॉलर का मैंने आपको इसमें बताती हूँ कि किस तरीके से यूज करना है। गूगल स्कॉलर आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने गूगल स्कॉलर लिखना है। ये देखिए, ये गूगल स्कॉलर है। जो भी ये देखें कि आपका पब्लिश्ड मटेरियल है, रिसर्च पब्लिश्ड मटेरियल, जो आम गूगल है, मैं आपको एक टॉपिक हम एक गूगल पे सर्च करेंगे और एक गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे। जो गूगल स्कॉलर पे आता है वो आम बंदों ने लिखा होता है, उसमें कोई स्टूडेंट या फिर कोई जो टीचर है या कोई प्रोफेसर है या कोई रिसर्चर है उसका हाथ नहीं होता। जबकि ये जो आपका गूगल स्कॉलर से होता है, ये ऑथेंटिक होता है, ये पब्लिश्ड होता है। लाइक आप अगर एक MS के स्टूडेंट है, BS के स्टूडेंट है, आपने एक पूरी स्टडी की है किसी भी चीज के ऊपर, कोई ऐप के ऊपर, कोई आपने कोई प्लांट के ऊपर, कोई एनिमल के ऊपर आपने कोई स्टडी की है, आपने वो स्टडी आफ्टर योर BS, आफ्टर योर थीसिस, आपने उसको पब्लिश किया है इन अ जर्नल, तो वो आपकी एक ऑथेंटिक बन जाती है। और वो रिसर्चर की उसको साइट कर सकते हैं विद योर नेम। अच्छा, हम यहाँ पे पहले गूगल स्कॉलर ओपन कर लेते हैं। ये गूगल स्कॉलर है, यहाँ पे आप आर्टिकल्स भी सर्च कर सकते हैं, केस स्टडीज भी सर्च कर सकते हैं। केस स्टडीज का कोई मुझे बताएगा किसे कहते हैं केस स्टडीज? इसमें केस स्टडीज भी लिखने को आती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि केस स्टडीज का भी फाइवर पे है। केस स्टडी एनालिसिस, केस स्टडी अकेला। केस स्टडी को किसी को पता है केस स्टडी किसे कहते हैं? ये देखें कि इसमें 1460, ये याद रखिएगा, ऐसी सर्विस जिसमें कंपटीशन लो हो उसमें आप जल्दी रैंक कर सकते हैं। ये फाइबर का मैम रैंकिंग का। केस स्टडी में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक आ जाती है, पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, केस स्टडी कोई एक सिनेरियो हो सकता है, एक कोई एक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब आपको केस स्टडी जब आप सुनते हैं तब आपके माइंड में पुलिस के जो केसेस हैं वो आ रहे होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, केस स्टडी हर सब्जेक्ट के अबाउट हो सकती है। लाइक अगर वो कंप्यूटर रिलेटेड है, तो कंप्यूटर रिलेटेड में आपको एक सिचुएशन दे देते हैं, आपने हम इनकी जो है वो ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके की रिसर्च स्टडीज हो सकती हैं। कि रिसर्च स्टडीज जो हैं उसमें
लाइक मैं आपको एक ऐप के बारे में कोई भी लॉगिन डिटेल्स कह दूं कि आपने इसकी लॉगिन डिटेल करनी है, अब उसका एडमिन और यूजर होना चाहिए, ये मैंने आपको एक लिखा हुआ फॉर्म में दे दिया। अब आपको इसकी पिक्चर के फॉर्म में या फिर इसको इसके जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना होता है। तो ये केस स्टडी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक ब्रांच है उसमें भी आप ये कर सकते हैं, उनको भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। जबकि आजकल हर कंपनी जो है वो केस स्टडी सॉल्व कराती है। लाइक कोई भी अगर ऐप बनानी है, कोई अगर कोई ऐसी चीज है जो कि उनसे सॉल्व नहीं हो रही, उसकी क्यूरी है, तो वो भी इसमें सॉल्व हो जाती है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं एमएल, हार्वर्ड, चिकागो, एपीए स्टाइल, ये सारे रेफरेंसेस के स्टाइल हैं। चले, हम गूगल स्कॉलर पे थे और इस पे हम अब भी लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेंजीन फैमिली इन परफ्यूम इंडस्ट्री। ये मैंने किसको दिया था? आज राबिया नहीं आई। अब ये क्या है, ये देखें गूगल स्कॉलर पे जो टाइटल है, ये बुक है। यहाँ पे बुक्स भी ऑथर्स पब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रिसर्च स्टडी। लाइक यहाँ पे ये टाइटल है इंग्रेडिएंट ऑफ मॉडर्न परफ्यूम इंडस्ट्री, रोल ऑफ, ये सारे जो हैं ये आपको टाइटल शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो है ये ऑथर नेम, ये इसके ऑथर्स हैं जो लिखा है, जिन्होंने जिन्होंने इस पे काम किया है। इस ईयर में इन्होंने इसको पब्लिश किया। बुक का नाम book.google.com है। और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ये लाइब्रेरीज इसकी बनती हैं गूगल स्कॉलर की। तो आप इसमें न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करके यहाँ पे आप, जैसे कि मैं इसको बेंजीन का नेम दे देती हूँ। तो ये इसलिए होता है कि आपने कोई भी चीज, अब बेंजीन के बारे में आपने जो पेपर सर्च किए, आपके उसमें जिसमें सेव करते जाएंगे, आपकी लाइब्रेरी में सेव होते जाएंगे, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं माई लाइब्रेरी के नाम से। ओके। अच्छा, यहाँ पे साइटेशन, अब ये देखिएगा कि साइटेशन जो हमने कल नहीं देखा था, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अभी दिखाऊंगी। और नेक्स्ट किस तरीके से हम साइट कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, वो बताऊंगी। ये देखें, ये साइटेशन है। साइट, साइट का मतलब ये होता है जैसे कि आपने एक काम किया है, सपोज टू कि आपने इसी टॉपिक पे काम किया है, आपने इसमें पब्लिश कर दिया है। अब कोई भी इसको अपने नाम से, अब ये आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया है, जो भी इसको सर्च करेगा या जो भी इस पूरे पेपर में से इवन दो के कोई लाइन भी उठाएगा, उसको ये जरूरी है कि वो आपको साइट करे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि जो स्टडीज हैं वो हर साल बहुत सारी, एक सब्जेक्ट में बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं, कोई किसी चीज पे काम हो रहा है, कभी किसी चीज पे। तो ये पहली बात के ये पता चले कि ये रजिस्टर्ड काम है, ये रिसर्च बेस्ड काम है। उसके बाद दूसरी बात कि जो इसका ऑथर है उसको इसका रिगार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, उसको इसका कि ये इसकी स्टडी है। जैसे कि कोई प्लांट आइडेंटिफाई करते हैं तो वो जिसने किया होता है वो उसके नेम से वो सेव होता है। कोई एनिमल है उसी तरीके से होता है। कोई ऐप डेवलप करता है तो वो उसका पेटेंट बन जाता है। पेटेंट किसे कहते हैं? कि वो चीज आपके नेम रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर कोई उसको अगर अपना नाम देने की कोशिश करेगा तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। जैसे कि आपकी यूट्यूब वीडियोस पे आ जाता है, आपकी फाइवर की जो पिक्चर है उसके ऊपर आ गया। इसी तरीके से कोई भी चीज फिर आप कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब मैंने अगर इस पूरे पेपर में से ये जो इंग्रेडिएंट फॉर द मॉडर्न परफ्यूम इंडस्ट्री है, इसमें से कोई भी अगर एक लाइन भी लूंगी तो मुझे इसको रेफरेंस करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, चिकागो, हार्वर्ड और वैनकूवर। ये कौन से स्टाइल हैं? जो कि जर्नल्स के स्टाइल हैं। जर्नल जैसे आप लोग देखते हैं कि अखबार का एक दफ्तर होता है, उसी तरीके से ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, इनकी भी एक जर्नल होता है, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें फिर जर्नल बनते हैं। जैसे कि आपका एक पूरा जो मीडिया है वो
पैमरा है उसके अंडर आता है। इसी तरीके से जो आपका रिसर्च ये है, रिसर्च स्टडीज है, ये गूगल स्कॉलर, ये इनकी भी हर जो सब्जेक्ट है उसकी अलग जर्नल है, और उन जर्नल के भी सब जर्नल है, इनके अंडर आते हैं। अब ये जो भी काम आपका आप इसके ऊपर करेंगे वो क्या होगा, वो पब्लिश्ड होगा। और अब इसको हर का जो स्टाइल है वो अलग होगा। लाइक मेरे जो जर्नल है, अगर वो बॉटनी से रिलेटेड हैं, किसी के एनिमल से, तो किसी के साइंस जो है वो एनिमल साइंसेस से होंगे, किसी के जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से होंगे, कंप्यूटर साइंस के हवाले से होंगे। तो उनमें हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो मेन कॉन्फ्रेंस में फिर इनके स्टाइल्स तय किए जाते हैं, जिसमें एमएलए स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, चिकागो है, हार्वर्ड है और वैंकूवर है। अब ये जो है आपको आपका क्लाइंट बताएगा कि मुझे किस स्टाइल में चाहिए। जैसे कि हमने इनको इनकी ओपन की थी, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको फॉर्मेट करके दूंगी जिस फॉर्म में आप चाहें, एमएलए में, हार्वर्ड में, चिकागो में या फिर एपीए में। तो ये सारे क्या हैं, साइटेशन के स्टाइल हैं। अब साइटेशन में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये देखें, हर स्टाइल अपने तरह से डिफरेंट है। यहाँ पे जो सेल लिखा हुआ है, चार्ल्स लिखा हुआ है एंड चार्ल्स सेल्स लिखा हुआ है, ये क्या है, ये इसके ऑथर्स हैं। दो इसमें ऑथर थे। ऑथर किसे कहते हैं, जो लिखने वाला होता है। जो मेन ऑथर होता है वो फर्स्ट ऑथर होता है। उसके साथ जो काम करते हैं वो को ऑथर्स होते हैं। और फिर वो उनको जैसे जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है उनकी स्टडी में, तो उनको उस तरीके से जगह दी जाती है, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर। ऑथर ये 10 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, देखें, इंग्रेडिएंट फॉर मॉडर्न परफ्यूम इंडस्ट्री। अब ये क्या है, ये टाइटल है। उसके बाद ये बुक में शाया होता है, तो ये बुक का वॉल्यूम नंबर 6 है, कैम्ब्रिज यूके। ये क्या है, ये इसका रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ये इसका जर्नल का नेम है। उसके बाद ये किस ईयर में पब्लिश हुआ था, ये 2006 में पब्लिश हुआ था। तो ये इसका साइटेशन है। अब ये पूरा रेफरेंस है। अब हम इसको साइट कैसे करते हैं, साइट करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। वर्ड ओपन करके कि हम साइट कैसे करते हैं। और साइटेशन हर तरह से डिफरेंट होती है, आपको पेपर्स में भी नजर आती होगी। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये है, ये करवाऊंगी जब, तब आपको, ये भी सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से ज्यादातर जो स्टाइल इस्तेमाल होता है वो एपीए होता है। हम एपीए की तरफ ही मूव ऑन करेंगे। और इसमें यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, ये रेफरेंस आपने देखा होगा, जो रेफरेंसेस हैं वो हमेशा कहाँ पे आते हैं। हम एक ओपन कर लेते हैं, ये पूरा रिसर्च पेपर हमने ओपन किया है जिसका, ये देखें कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स हैं। लाइक कोई भी इन कीवर्ड्स में से गूगल स्कॉलर पे सर्च करेगा तो ये पेपर उनकी लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद कुछ जर्नल आपको कहते हैं कि आप अपनी कंटेंट लिस्ट भी दें। अब ये कंटेंट लिस्ट है ताकि पता चल सके कि कौन सा किस पेज पे है, कौन सा टॉपिक, जैसे नेचुरल मस्क है, उसकी हिस्ट्री है, ये सारे ये किस किस पेजेस पे हैं। अब नेक्स्ट आ गया इंट्रोडक्शन। अब देखें कि इंट्रोडक्शन ओनली कंटेन 1 पेज, ओनली ऑन 1 पेज। तो अगर ये आप रिसर्च पेपर के लिए लिखते हैं तो इट मस्ट बी 1.5 पेज। जबकि जब आप किसी थीसिस के लिए लिख रहे होते हैं तो 4 से 5 पेजेस का हो सकता है। फिर नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि उसको नेक्स्ट बयान किया हुआ है नेचुरल मास्क में, जो कि एनिमल से लिया जाता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस उन्होंने कहा है कि अगर आपने देखने हैं तो बाय करें, हम फिर इससे पैक करते हैं, कोई और ओपन कर लेते हैं। वैसे आपको पता चल गया कि पेपर किस तरीके से होता है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने साइटेशन आपको दिखाने थी, 1 2, ये साइटेशन है। हमने इसको रेफरेंसेस एंड में होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइन ली है, मस्क इज अ ग्लैंड secretion, ये यहाँ से लेके यहाँ